अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आपको जो डेयरी फार्म विज़िट कराऊंगा वो है गो डेयरीज़ प्राइवेट लिमिटेड। गो पेट्रोलियम आपने सुना होगा, रोड्स के ऊपर गो पेट्रोलियम के मुख्तलिफ पंप होते हैं। इसी तरह उसी ब्रांड का है डेयरी फार्म, जहाँ से वो फूड आइटम्स तैयार करते हैं। कुछ आपको प्रोसेसिंग यूनिट उनका दिखाएंगे, कुछ उनके फार्म्स दिखाएंगे, जिसमें मीट फार्मिंग भी है, डेयरी फार्मिंग भी है। आए चलते हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया अपने बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी खुरम साहब के साथ और चौधरी अतीक कंबोज साहब के साथ। सफ़र के दौरान बहुत सी अच्छी गपशप लगी, म्यूज़िक सुना और अपना सफ़र हमने जारी कर दिया। मुख्तलिफ शहर क्रॉस किए, चिश्तियाँ भी क्रॉस किया और इसी तरह बहावल नगर की तरफ सफ़र स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये फार्म था बहावल नगर के नज़दीक। तो वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ दोस्त डॉक्टर राव अकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब बड़ी देर से वेट कर रहे थे, इसलिए हमने अपने सफ़र को ज़रा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। मौसम भी बड़ा ख़राब था, तेज़ आंधी चल रही थी और बड़ी एहतियात से चौधरी खुरम कंबोज साहब ने जो है अपनी गाड़ी ड्राइव की, तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए, और हमारा सफ़र इसी तरह जारी व सारी रहा। फिर डॉक्टर राव अकील अहमद साहब जो है वो रास्ते में एक फार्म पे हमारा वेट कर रहे थे। वो वहाँ पर कहते कि आएँ, आपको पहले मैं यहाँ थोड़ा सा मीट फार्मिंग दिखाता हूँ, उसके बाद हम गो डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड पे पहुँचेंगे। गो प्राइवेट डेयरी जो है वो बिल्कुल दरिया के किनारे पे थी, मतलब दरिया से 5 से 6 एकड़ दूर सिर्फ। जो हालिया सैलाब आया था दरिया सतलुज में, वो उससे भी इफ़ेक्ट हुई थी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा उनकी मैनेजमेंट और सेटअप अच्छा था। आए चलते हैं और देखते हैं। इसी तरह हम अपनी सबसे पहली मंजिल पे पहुँचे, रशीद पोल्ट्रीज़, रशीद लाइफ स्टॉक, रशीद डेयरीज़, रशीद मीट फार्मिंग। हाजी अब्दुल रशीद साहब इसके ओनर थे। चिश्तियाँ बहावल नगर रोड पर ये लोकेटेड है। और वहाँ पहुंचकर हमने उनका सेटअप बड़ा शॉर्ट सा विज़िट किया, उनसे 2-4 बातें की और वहाँ से निकल आए, क्योंकि हमने अपनी अगली मंजिल पे पहुंचना था। उनके फार्म पे एंटर होते ही हमें वेलकम किया गया। उसके बाद जब हम फार्म पे दाखिल हुए तो सबसे पहले हमने हज साहब का जो है एक डॉग देखा, जिसको उन्होंने अच्छी तरह बंद किया हुआ था केज के अंदर। बड़ा ख़तरनाक था ये, और आई थिंक कि रात को इसको एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए छोड़ते होंगे। बहुत ख़तरनाक डॉग था। उसके बाद हम उनकी मीट फार्मिंग की तरफ चले गए। उन्होंने लोकल ब्रीड परचेज़ की हुई थी। लोकल ब्रीड के अंदर मीट के लिए इंसेमिनेशन करवाते थे, ब्राह्मण की या नुकरे की या पटेले की, और उससे आगे बच्चे बड़े अच्छे ले रहे थे। हज साहब से गपशप हुई। हज साहब ने बताया कि मेरा ख्याल है कि मैं डेयरी से इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि इस काम पे मुझे मेहनत कम करनी पड़ती है, मेरी एज ज़्यादा हो गई है। एक गाय का छोटा बच्चा देखा, बड़ा प्यारा उसका प्रिंट आया हुआ था। ये जो मीट फार्मिंग में प्रिंट आते हैं ये बड़े डिमांडिंग होते हैं, इसकी बड़ी डिमांड होती है जब अच्छा प्रिंट आ जाता है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ ब्राह्मण, चोलिस्तानी, साहिवाल के बुल्स देखे जो मीट फार्मिंग के लिए हज साहब ने रखे हुए हैं। मतलब ये इनके घर के बच्चे जो पैदा हुए हैं। उसके बाद हमने हज साहब से इजाज़त ली और अपने अगले सफ़र पे रवाना हो गए। फिर आखिर हम अपनी मंजिल के करीब पहुँचे। सामने हमें शेड नज़र आना स्टार्ट हो गए। डॉक्टर राव वकील साहब ने हमें बताया कि वो सामने जो आपको शेड नज़र आ रहे हैं ये गो डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के शेड हैं, और मकई के अंदर से क्रॉस करते हुए हम उन शेड्स तक पहुँचे। क्योंकि ये दरिया के बहुत नज़दीक है, इस वजह से जो है कच्चा रास्ता जो है वो कुछ हमें अबूर करना पड़ा। यहाँ पर हालिया सैलाब की वजह से भी काफ़ी मसले मसाइल आए थे, रोड्स ख़राब हो गई थी। लेकिन जब हमने मकई देखी तो हमारा दिल खुश हो गया कि इतनी अच्छी फसल, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत अच्छा था, ज़मीन बहुत अच्छी थी, दरिया का किनारा था, इसलिए मकई बहुत अच्छी थी वहाँ पे।
बिल आखिर हम फार्म के गेट के सामने पहुंचे। पता चला कि ये जो सामने है ये इनका फार्म हाउस है। हमने प्लान किया कि पहले हम डेयरी फार्म विज़िट कर लें, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। इस वजह से पहले हमने डेयरी फार्म पे जाने का फ़ैसला किया। डेयरी फार्म पे जाने के लिए सबसे पहले एक टिप बनी हुई थी जिसके अंदर से गाड़ी गुजरी और उसके टायरों के साथ अगर कोई जरासीम वगैरह आए होंगे तो वो वॉश हो गए। ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। हमें वेलकम करने के लिए फार्म के डॉक्टर, फार्म मैनेजर वो पहले से इंतज़ार कर रहे थे हमारा। सबसे पहले हम गो डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के ऑफ़िस में बैठे। ऑफ़िस में बैठ के गपशप लगाई, पानी शानी चाय वगैरह पिया। खाने शाने से उन्होंने हमारी तवाज़ा की, डॉक्टर वकील साहब ने और फार्म मैनेजर साहब ने। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हम जल्द अज जल्द डेयरी का विज़िट करें। डेयरी के विज़िट के लिए सबसे पहले जो उन्होंने सेफ्टी के लिए मेजरमेंट की हुई थी वो ये थी कि अपने पाँव के ऊपर हमने चूना लगाया। चूना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि किसी भी आप डेयरी फार्म पे जाते हैं, आप बाहर से आए होते हैं या किसी और डेयरी फार्म से आए होते हैं, तो आपके पाँव के साथ मुख्तलिफ़ डिजीज़ के जो जरासीम हैं वो आ गए होते हैं, जो कि इन जानवरों को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं जिस डेयरी के अंदर आप आए हैं। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पाँव को चूना लगाएं और फिर डेयरी पे जाएं, ताकि वो जरासीम जो हैं वो चूने से सारे ख़त्म हो जाएं। इसी तरह फार्म मैनेजर जो हैं उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, हमारे साथ चले। डिप्टी फार्म मैनेजर भी हमारे साथ थे, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे। उनको साथ लेकर हमने डेयरी का विज़िट करना स्टार्ट किया। साथ में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं, जो डार्क ब्राउन सूट के अंदर हैं डॉक्टर राव वकील साहब के साथ साथ चल रहे हैं, वो हैं प्रोजेक्ट मैनेजर रज़ा साहब। उसके बाद जो ये ब्लू सूट में हैं डॉक्टर तहसीन साहब हैं, जो कि हर्ड मैनेजर हैं। और उसके बाद ग्रीन शर्ट में आपने पहले देखे हैं, हमारे साथ आए थे अब्बास साहब जो असिस्टेंट मैनेजर थे। इसी तरह अकील साहब ने हमें बताया कि वो सामने दरिया नज़र आ रहा है 4 एकड़ के ऊपर। ये दरिया जब सैलाब आया था तो इसका पानी ये फार्म के साथ आ गया था और बल्कि फार्म को क्रॉस कर गया था। एक छोटा सा बंद लगाना पड़ा था। और दरिया के किनारे पे जो फार्म था उसके अंदर हवा इतनी अच्छी चल रही थी, उस हवा का जो रिज़ल्ट है वो एनिमल प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा आता है। ये अकील साहब ने सारा हमको हमें गाइड किया। और अकील साहब ने बताया कि इनका एक बफलो फार्म है जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, 3 एकड़ के फासले पे बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर जो बिल्डिंग थी वो इनके बफलो फार्म था। और टीएमआर वैन से ये साइलेज डाल रहे थे। हमने उनकी साइलेज की क्वालिटी चेक की, उनके डॉक्टर से कुछ सीखा, कुछ मैनेजर से सीखा। उन्होंने हमें बताया कि ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसमें मिक्स कर देते हैं और टीएमआर में डाल के मिक्सिंग करके फिर हम टोटल जो क्वांटिटी डालनी होती है वो सारी उसके अंदर डाल देते हैं। फिर डॉक्टर साहब से हमने गपशप लगाना स्टार्ट कर दी कि पूछा कि आपके पास जो एनिमल्स हैं वो किस तरह के हैं। उसी टाइम उन्होंने हमें दिखाया कि हमारे पास ये जो काऊ खड़ी है ये बिल्कुल क्रॉस ब्रीड के अंदर है। इसके अंदर हमने जो इंसेमिनेशन करवाई है वो मीट फार्मिंग के लिए करवाई हुई है, ब्राह्मण की इंसेमिनेशन। क्योंकि ये जो गाय है ये साहिवाल की है, इसलिए इसमें से ब्राह्मण का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह फ्रीज़न काउस थी। फ्रीज़न जो है उनमें फ्रीज़न में क्रॉस ब्रीड जो है वो उनके पास ज़्यादा थी और इम्पोर्टेड ब्रीड जो उन्होंने हॉलैंड से इंपोर्ट की हुई थी वो ज़रा कम थी। और वो प्रेफर भी इसी चीज़ को कर रहे थे कि अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड आपके होम टाउन की जो है वो तैयार हो जाती है तो उससे अच्छी ब्रीड कोई नहीं है। क्योंकि उनके पास जो उनके घर के एनिमल्स तैयार हुए हैं उन्होंने हमें बताया कि वो 45-50 लीटर पर डे की एवरेज तक वो एनिमल्स गए हैं, बल्कि एक एनिमल जो था उनका वो 55 तक गया। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि लोकल ब्रीड के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। जो इंपोर्ट किए हैं जानवर उनसे अब साइड पे होते जा रहे हैं, जो यहाँ की ब्रीड तैयार करते हैं उससे इतनी अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। क्योंकि उन्होंने का बताया कि क्रॉस ब्रीड जो है वो एनर्जी एक्सपेंसेस भी कम करवाती है, उनको संभालने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं वो कम करने पड़ते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है। इसी तरह उनका जो वॉल्यूम था उन्होंने उस वॉल्यूम के मिल्क वॉल्यूम बताया हमें, हमारा 5000 लीटर्स जो है वो मिल्क वॉल्यूम है, जिसकी एलआर फैट भी बड़ी अच्छी आती है क्योंकि उनकी फीडिंग बहुत अच्छी थी। फीडिंग जो है वो टीएमआर से करते थे और टीएमआर से फीडिंग करने का उनको ये फ़ायदा होता था
कि हर चीज़ मिक्स होकर जब एनिमल्स को जाती है तो उसकी जो अफादियत है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने उनके फार्म पे एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। अमूमन जो डेयरी फार्म्स होते हैं जिस पे ओनर ख़ुद नहीं रहते, उसके ऊपर मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस फॉर्म पे हमने ये चीज़ बड़ी नोट की कि जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। हर बंदा कोऑपरेटिव था, हर बंदा अपना काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बहुत टाइम पे परफॉर्म कर रहा था, और यही इस डेयरी की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह थी। वरना आम तौर पर डेयरी फार्म्स जो होते हैं उनके ऊपर जो ओनर नहीं होता जब, तो वर्कर्स या मैनेजर्स वो काम को लाइट ले लेते हैं। वो एनिमल को फिर एक इंडस्ट्री समझ के कहते हैं कि हो जाएगा काम, लेकिन एनिमल्स जो हैं जानदार हैं, इनके ऊपर 24/7 ड्यूटी देनी पड़ती है, और उनका टीम वर्क हमने देखा है वो 24/7 जो है उसके ऊपर पूरी ड्यूटी देते हैं। क्योंकि वो हमारे साथ भी थे, वॉकी टॉकी उनके हाथ में था, और वो अपनी ड्यूटी पूरी परफॉर्म कर रहे थे। वो किसी जगह पे कोई मसला आता था, कोई इशू आता था, फ़ौरन उसका सलूशन निकाल के देते थे। फिर उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात बताई, कहते कि हम अपनी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होने देते। यहाँ तक कि वो गोबर जो है उनके पास जितना वहाँ पर लैंड है जिस उन्होंने एक्वायर की हुई है, उसके ऊपर जितनी मकई लगाते हैं उसके ऊपर जाती है। और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो डेयरी फार्म डिपार्टमेंट से ये गोबर परचेज़ करता है, एज आ खाद परचेज़ करता है। वो डेयरी फार्मिंग का प्रॉफिट अलग निकालते हैं, एग्रीकल्चर का अलग निकालते हैं। एग्रीकल्चर अपनी प्रोडक्ट तैयार करके डेयरी फार्म को सेल करता है। इसी तरह जो एनिमल्स का यूरिन है वो भी, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। एनिमल के यूरिन को वो यूरिया खाद में चेंज कर रहे हैं। उन्होंने ये काम अभी नया स्टार्ट किया है और बड़े कामयाब जा रहे हैं इसके अंदर। अभी वो मैनुअली कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हम इसकी ना कोई मशीन या कोई इंडस्ट्री ऐसी बनाएं जिसके अंदर इसको तैयार करें और अपने लिए ही इस्तेमाल करें। उनकी कोई भी प्रोडक्ट है उसको वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ करते हैं। यही उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा राज है कि उनको कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो अप फार्मिंग से निकालते हैं और उसको दोबारा यूज़ करते हैं। इसी तरह बड़ा अच्छा ये जो सेटअप है ये हमें लगा। उसके बाद वो हमें आगे लेके गए जहाँ पर उनका प्रोडक्शन यूनिट था। आए चलते हैं उनके प्रोडक्शन यूनिट की तरफ। गुजर साहब चिल्ल दो दाना सब तो पहले इतने चिल्ल होना है सर। ये पकड़िएगा, मैं भी समझ इनमें ना दो दिनों गर्म हो जाता है, फैट लग नहीं, वाइस लगने में फैट लग रहे हो, फिर अगेन क्रीम से फिल्टर है।
ये सारी बैड एक 100 दुकाना लगा सेटिंग नहीं है तो 5 बैड सीना चाहिए 5 बैड से ये मोनेटाइजर है होम दिन है सर, फिर इधर से उधर ट्रांसफर होता है इस तरफ से, यहाँ आ जाएगी सेपरेशन होगी ग्रीन निकलेगी ये सेपरेटर। आपने कमांड देनी है 5 डॉक्टर साहब मैंने डॉक्टर साहब ने होगा एक फैट पॉइंट होती है कमांड दे रहा हमने पॉइंट कर देगा 4 जीरो हो गए क्रीम बन गई आगे फिर पॉस्चराइजर के बाद हमने दोबारा करना कुल्फियाँ खाते ने कुल्फियाँ खा गए मैं पैकिंग मशीन है हेलो जी पैक हेलो जी गुजर साहब अरे हमें नहीं लगी किसी एक मिनट नहीं पैकिंग नहीं है अब वड्डी कुल्फी है साहब गो फूड्स हाय साहब हाजी ने की थोर खानी जेड़ा बड्डी कुल्फी करे दादा ना ही लगा कुल्फियाँ लगाने के लिए सारा मिल जाएगा जब यार मंदिर दुकान कराई वो तो नहीं है दे दो अच्छा वो रेड पास प्राइस प्लान वो पैसे ऐड ऑन करके फिर अगे ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ना अच्छा 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 उन्हीं ने घोड़ के बड़ी अच्छी चीज आइसक्रीम ये डिफरेंट है इस वाले चल रहे हैं सेगमेंट डिफरेंट मेरी पैकिंग ऊपर कोई पैकिंग अच्छा अच्छा सैम्पलिंग है ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨਾ 150 ਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ लेकिन ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 10 का कुल्फी खा रहा है ਇਹ ਹਲੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਲਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਣਾ ਨਾ ਦੋ ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਆਣਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬਟਰ ਦੇ ਆ ब्लॉक में खाली ये ब्लॉक कसान नारायण बाबू सर टॉप ਉਹ ਇੱਥੇ -30 ਦੇ नहीं एलसीडी ला लो ना ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ -30 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਲਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ 6-7 ਦੇ ਉੱਪਰ ये माइनस माशाल्लाह जी मजा आया नहीं और ये हमारा लोडिंग सेक्शन है एरिया अच्छा कुछ यहाँ से ट्रक की लोडिंग जबरदस्त
इसी तरह फिर हम उनके चिल्लर रूम में गए। चिल्लर रूम उनका हमने विज़िट किया, जहाँ पर टोटल उनकी मिल्किंग पार्लर से मिल्क जो है चिल्लर्स में आता है, चिल्लर से फिर उनके जो प्रोसेस प्लांट है उसकी तरफ जाता है, अंडरग्राउंड पाइपिंग के थ्रू ये जाता है सारा। फिर हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्योंकि हम भी डेयरी फार्मर हैं, दूध जिस पाइप से गुजरता है उसको वॉश करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास एक प्रॉपर प्लांट लगा हुआ है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर और हाई स्पीड के ऊपर वाटर जो है दोबारा पाइपों में से क्रॉस होता है और उसकी वजह से ये सारे पाइप साफ़ होते हैं। उसके बाद हमने उनका देखा कि सबसे अच्छी चीज़ कि फ़र्स्ट एड रूम उनका बना हुआ था कि अगर किसी भी आदमी को कोई चोट लग जाए या कोई इशू आ जाए तो वो उसके फ़ौरन फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसके बाद हमने उनके किचन का विज़िट किया, क्योंकि वो सारा खाना वगैरह अपनी डेयरी पे खुद ही करते थे, अपने मुलाजमीन उनके सारे वहाँ पर ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। उसके बाद हम चले गए उस रास्ते से गुजरते हुए उनकी मीट फार्मिंग की तरफ, और हमने उनकी मीट फार्मिंग देखी। उनकी मीट फार्मिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ब्राह्मण के उनके पास बड़े अच्छे बच्चे खड़े हुए थे जो कि उन्होंने लोकल ब्रीड परचेज़ करके मंडियों से उसमें क्रॉस करवा के ब्राह्मण के बच्चे लिए थे। उनका ये बच्चों का एक सेक्टर ये अलग था जिसके अंदर ब्राह्मण के बच्चे भी एक साइड पे थे, फ्रीजन्स के भी बच्चे एक साइड पे थे। मतलब उन्होंने हमें बताया कि हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि इस एज के बच्चे जो इस कैटेगरी में आते हैं, इस एज के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं और इस एज के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। वो इन बच्चों को हे डाल रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, जैसे कि एक फार्मर अपनी रूटीन वर्क में करता होता है। लेकिन उनके बच्चों की ग्रोथ बड़ी अच्छी थी, इतने नंबर ऑफ़ एनिमल्स थे, लेकिन ड्यू टू मैनेजमेंट, ड्यू टू गुड वर्क, उनका हर सेटअप जो था बड़ा अच्छा था। राव साहब से फिर हमने डिस्कस किया कि अगर आपने गोश्त के लिए कोई भी जानवर लेना है तो उसको ऐसे देखें, उसकी आंखें देखें, उसका नाक देखें। ये सारी चीज़ें आप जब अच्छी तरह देखेंगे तो उसके अंदर इंसेमिनेट करवाएंगे, ब्राह्मण करवाएं या पटेला करवाएं या नुकरा करवाएं, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर ये क्वालिटीज़ आएंगी। और जिस बच्चे में ये क्वालिटीज़ आएंगी वो डिमांडिंग बच्चा होगा, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। आप उसकी आइज़ का कलर देख लें, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं मीट फार्मिंग के अंदर, सूरजमुखी, पटेला, ब्राह्मण, उसके बाद नुकरा। इसी तरह जिस तरह की माँ होती है जब उसमें इंसेमिनेट करवाया जाता है तो आगे जो बच्चा पैदा होता है उसकी डिमांड भी उसी हिसाब किताब से फिर ज़्यादा होती है। राव साहब बड़े इंटरेस्टेड थे इसके अंदर कि फार्मिंग की जाए, मीट फार्मिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमने उनके साथ मीट फार्मिंग के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया और बड़ा मज़ा आया उनके साथ डिस्कशन का, क्योंकि राव साहब बड़े ना सिंसियर होते हैं किसी भी बिज़नेस के मामले के अंदर, बड़ी अच्छी गपशप लगाते हैं। चौरी खुरम साहब जो हैं उनका भी शौक़ है, चौरी अतीक साहब का भी शौक़ था कि हो सकता है कि आगे हम भी मीट फार्मिंग स्टार्ट करें। इसी तरह हमने उनका जब ये मीट फार्म विज़िट किया उसके आगे उनके जो दूसरे डेयरी फार्म शेड के बच्चे थे वो भी हमने देखे। उसके साथ साथ उन्होंने हमें बताया कि ये जो शेड है इस तरह का क्यों बनाया, कि उन्होंने बताया ये जो बच्चे हैं और ये जो जानवर हैं लोकल ब्रीड के, ये टेम्परेचर बड़ा इजीली बर्दाश्त कर जाते हैं, इस वजह से इस तरह का शेड इन्हें बनाया। उसके बाद उनका हमने बुल देखा, उनके डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका वेट हम कम कर रहे हैं, पे कुछ बच्चे हमने इससे लिए थे, इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से जो फीमेल थी वो डैमेज होती थी, अब इसका हम वेट कम कर रहे हैं, इम्पोर्टेड बुल है ये। और इसके बच्चे भी उन्होंने हमें दिखाए वेट कम करके, कहते हैं कि हम इससे कुछ जानवर जो है इंसेमिनेट करवाएंगे। बुल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हाइट बहुत अच्छी थी, और जो मिल्किंग काउस की ब्रीड है उसमें से ये बुल था, बड़ा अच्छा बुल हमने देखा। और उसके बाद हमने कहा कि हमें इसके बच्चे दिखाएं आप, जो इस बुल से प्रेग्नेंट हुई हैं गायें और उनके बच्चे, ताकि हमें भी पता चल सके आगे बच्चे कैसे आ रहे हैं। उन्होंने हमें बच्चे दिखाए, बच्चे भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि बच्चों की तमाम क्वालिटीज़ जो थी वो अपने मिल्किंग के हिसाब से पूरी उतर रही थी, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ थी। मैं असल में ज़ाती हक़ में होता हूँ कि नेचुरल ब्रीडिंग करवाई जाए इंसेमिनेशन से। नेचुरल ब्रीडिंग जो है उससे बच्चे आपके जो हैं वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इस वजह से बड़ा शौक़ से मैंने अंदर जाके वो बच्चे देखे, उनको अच्छी तरह देखा। उसके बाद जब मैंने बाहर निकला
तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हम आपको अपना फूड का सेक्टर दिखाते हैं जहाँ पर हम अपनी फ़ीड खुद बनाते हैं, हम फ़ीड बाहर से परचेज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमने उनकी फ़ीड स्टोर देखा जहाँ पर उन्होंने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया हुआ था, रॉ मटेरियल से वो खुद फ़ीड बनाते हैं, फ़ीड बना के वो अपने एनिमल्स को डालते हैं, वो बाहर से बिल्कुल भी फ़ीड परचेज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनको फ़ीडिंग कॉस्ट कम आती है। ये उनका फ़ीड का जो प्रॉपर स्केल था वो था। ये सारा कुछ देखने के बाद अब हम भी काफ़ी थक चुके थे और सारा फॉर्म विज़िट कर चुके थे, और विज़िट करने के बाद दोबारा हम ऑफ़िस में चले गए। और ऑफ़िस में जाने के बाद जो असिस्टेंट मैनेजर थे अब्बास साहब, उनसे हमने डिस्कशन की, पूछा कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है। इस तरह फिर टाइम काफ़ी हो चुका था, फिर हमने फ़ैसला किया कि हम फार्म हाउस का विज़िट करें। डेयरी फार्म तो हमने देख लिया सारा, फार्म हाउस की तरफ चले गए। वहाँ जाकर हमने फार्म हाउस का विज़िट किया। फार्म हाउस पे एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, कोई कल्चरल बिल्डिंग्स भी इन्होंने बनाई हुई थी सिर्फ मिट्टी की, और बिल्डिंग्स के ऊपर बड़ी अच्छी लाइटिंग की हुई थी जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। राव साहब ने हमें कहा कि आए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पर आप वेदर कंडीशन चेक करें और जगह बैठने की देखें। फिर हम राव साहब के साथ जो है ऊपर चले गए। ऊपर जाके हमने देखा बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई थी कि जैसे आप किसी और ही जगह पे आ जाते हैं। एक जंगल में मंगल बना हुआ था, हर तरफ अंधेरा, रात हो चुकी थी और बड़ी खूबसूरत ठंडी हवा चल रही थी। जहाँ बैठे हम थोड़ी देर गपशप लगाई हमने और वुड वर्क देखा और ये सारी चीज़ें। दरिया का किनारा था, दरिया के किनारे की वजह से बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और इस ठंडी हवा ने हमें जो है वो नेचर के इतनी खूबसूरती से हमें नेचर दिखाई, कुदरत खुदाबंदी का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ था उनका, और राव साहब ने हमें कहा कभी आप आएँ इधर विज़िट करें, टाइम निकालें, ज़्यादा देर रुकें हमारे पास। तो हमने राव साहब से प्रॉमिस किया इंशाल्लाह कभी टाइम निकाल के ज़्यादा देर के लिए आएंगे, क्योंकि अब हम बहुत लेट हो चुके थे, क्यों हमने अपनी वापसी का सफ़र स्टार्ट करना था। इस तरह हमने उनका पूरा फार्म हाउस जो है वो विज़िट किया। थोड़ी देर पहले मौसम ख़राब था, इस वजह से कि काफ़ी चीज़ें जो हैं उनकी डिस्टर्ब हुई थी। फिर उनसे हमने कोई कहानियाँ सुनी कि जब सैलाब आए, उन्होंने बताया जब सैलाब आए तो यहाँ पर स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, क्योंकि कश्तियों पे हमें दूध जो है यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ता था। जब कश्ती पे दूध लेके जा रहे होते थे, जो स्नैक्स पानी के अंदर होते थे उनको ऐसा लगता था कि कश्ती एक खुश्क चीज़ है, उसकी तरफ आते थे, फिर आगे से उसको डराया जाता था और वो वापस जाते थे। इस तरह के कहते वाक़यात काफ़ी होते रहे, काफ़ी लोग हमारे पानी में गिर जाते रहे, फिर पानी से निकालते रहे उनको, और बड़ा हमने टफ़ टाइम देखा। लेकिन अब ये जो जगह थी इस टाइम बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी हमें, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें वैसे दिल को मोह लेती हैं इंसान के, और दोस्तों के साथ वैसे ही बड़ा इंसान एंजॉय करता है जब ऐसी जगह पे जाता है। तो ये सब कुछ के बाद हमने राव साहब से इजाज़त ली। हमने कहा राव साहब हमें इजाज़त दें, अब हम वापस चलते हैं। राव साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया, और हमारा ये जो दिन है गुज़रा बहुत ही मज़े का, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला और देखने को मिला, और ये सारी चीज़ें हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का भी फ़ैसला किया। आप हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब हम यहाँ से निकले तो उसके बाद हमने जाते हुए गो पेट्रोलियम से पेट्रोल डलवाया और अपना वापसी का रास्ता इख्तियार किया। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।